सब लोग बैठ जाइए। मैं जानता हूं कि आपका उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी को क्योटो पहुंचाना है, क्योटो। मैंने कहा ना, मैं चाणक्य का शिष्य हूं, उसी परंपरा का आदमी हूं। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूं। और ब्लॉक प्रमुख बिरजों, आप स्मृति चिन्ह देकर के और अंग वस्त्रम देकर के स्वागत करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। 4 चरणों का मतदान भी हो चुका है, 5वें चरण का मतदान होना है। इस बीच प्रयागराज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली हुई। उस रैली में इतनी भीड़ हो गई कि भगदड़ मच गई। जो जनता थी वो बैरिकेडिंग को तोड़कर मंच पर चढ़ गई। चुनाव को लेकर एक बड़ी बात यही होती है कि रैलियों में भीड़ हो जाए। किसी की रैली में भीड़ हो जाती है तो कहा जाता है कि देखो कितना जन समर्थन है। समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ और भगदड़ की खबर पहले भी आ चुकी है, इसमें कुछ नया नहीं है। अन्य पार्टियों को लेकर भी ऐसी खबर आ चुकी है। लेकिन प्रयागराज में जो घटना घटी है, उस घटना को देखने के लिए आपको कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखिए। चुनाव के लिहाज से ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली है और रैली में इतनी भीड़ है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगदड़ मचना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है कि आखिर वहां की व्यवस्था कैसी थी कि भगदड़ मच गई और जनता मंच पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। अब उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट को ही देख लीजिए। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में है। अभी 20 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला भी आना है। उसके बाद भी देखना है कि उस फैसले का अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल अफजाल अंसारी की बिटिया नुसरत अंसारी भी मैदान में है, वो भी निर्दल उम्मीदवार के तौर पर है। यदि अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो कहा जा रहा है कि उनकी बिटिया ही मोर्चा संभालेंगी, लेकिन चुनाव चिन्ह अलग हो जाएगा। अब उसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तो कमाल ही कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पारसनाथ राय ने अपना नामांकन किया तो नामांकन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक पहुंच गए। वहीं ब्रजेश पाठक के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी पहुंच गए। मतलब एक साधारण उम्मीदवार, जिसको लेकर पहले ही तरह तरह की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये उदारता है कि किस तरह से उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया और मैदान में उतारा है, वो भी अफजाल अंसारी के सामने। यहां पर अफजाल अंसारी का कद कितना बड़ा किया जा रहा है, इस पर भी एक सवाल है और विचार करने की जरूरत है। अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को अपने कितने योद्धाओं को मैदान में उतारना पड़ रहा है। पहले ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा और उसके बाद अब यादव चेहरे को भी मैदान में उतार दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। कहा जाता है कि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 4 लाख से ऊपर है, 4.5 लाख के आसपास है। सही आंकड़े हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो यही जानकारियां हैं कि करीब 4.5 लाख के आसपास जो है यादव मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसे में ये बेहद ही अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यादव समाज से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते हैं, या नंद वंश का नाश करना चाहते हैं। तो मैं शिक्षक हूं और चाणक्य का प्रतिनिधि हूं, और नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं ठीक से जानता हूं। इसमें मुझे बताना न सिखाना है। उनको लग रहा है कि वाकई मिल गया, ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना, मैं चाणक्य का शिष्य हूं, उसी परंपरा का आदमी हूं। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूं। अब भैया यहां पर चर्चा तेज हो गई है कि जिसने नंद वंश का नाश करने की कसम खाई, अब उसके समर्थन में नंदवंशी मैदान में उतर गए हैं।
अब एक बड़ा चेहरा तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव का, लेकिन कुछ चेहरे और देख लीजिए। इस मंच पर और भी यादव चेहरे मिलेंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या कभी इन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया? चाहे बात जिला पंचायत की हो या विधानसभा चुनाव की हो या लोकसभा चुनाव की हो, ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर चलते तो जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए क्या किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वहीं अब इनकी मजबूरी ये भी है कि एक नंद वंश का नाश करने वाले का समर्थन भी करना है। भैया, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय का है। एक बार फिर सुन लीजिए। लेकिन मैंने कहा ना, मैं चाणक्य का शिष्य हूँ, उसी परंपरा का आदमी हूँ। नंद वंश का नाश कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। अब मोहन यादव की यह सभा गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जंगीपुर में थी। जंगीपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कहा जाता है कि यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव को लेकर यादव मतदाताओं पर सेंध लगाने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। यहां पर भी जातिगत राजनीति की गई है। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती है कि अफजाल अंसारी या समाजवादी पार्टी जो है वो जातिगत राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर मत पाते हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी यही फार्मूला अपनाया। यादव मतदाताओं पर सेंध लगाने के लिए मोहन यादव को मैदान में ला दिया। उन्होंने पारसनाथ राय के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश की जय का आनंद के साथ द्वारका का जो उस समय का गौरव था, ये वो लोग हैं जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण में प्रश्न उठाते हैं। ये ना कृष्ण को मानते, ना भगवान राम को मानते, ना गीता को मानते, ना ये गोमाता को मानते, लेकिन वोट मांगने हमारे बीच में आते। आप बताओ इनको कोई कैसे वोट देगा? और वो भी तब जब चुनाव हमारे ये 2024 का गया कि आने वाले समय में गंगा वालों को जमुना जी बुला रही है। बोलो बुला रही कि नहीं बुला रही? गोपाल कृष्ण भगवान की आपका अपना वोट अब जमुना जी के कृष्ण कन्हैया के लिए। आपने मेरे को मटकी तो दी है यहाँ पे, लेकिन मटकी फोड़ने के लिए आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ। मोदी जी की सरकार बनाओ और आनंद के साथ धूमधाम से हम मथुरा में मुस्कुराएंगे। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तारीख के दिन 25 तारीख को आपका वोट डलेगा। एक और अच्छा है, 5 दिन आओ आनंद मनाओ, तो दुश्मन की छाती पे मूंग दलो, घूमो अच्छे से, एक एक वोट पकड़ के लाओ, भाजपा के पक्ष में डलाओ। अब धर्म के जोश में मुख्यमंत्री जी ये भी भूल गए कि गाजीपुर में मतदान कब होना है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को मतदान होगा। तब उन्हें याद दिलाया गया कि भैया 25 तारीख को नहीं, 1 जून को गाजीपुर में मतदान होगा। मोहन यादव ने अपनी सभा में धर्म की बात की, हिंदुत्व की बात की, श्री कृष्ण की बात की, पुरुषोत्तम श्री राम की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या मोहन यादव पारसनाथ राय के इस बयान को सुनकर खुश होंगे? जब उन्होंने अपने बयान में यह कह दिया हम तो नंदवंश का नाश करने आए हैं, नंदवंश का नाश करेंगे, चाणक्य के शिष्य हैं, तो क्या यह बयान मोहन यादव को अच्छा लगा होगा? बात केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव की नहीं है, बात तो आजमगढ़ के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की भी है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो भी मैदान में हैं। तो क्या दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अगर पारसनाथ राय का ये बयान सुन लें तो क्या वो स्वीकार करेंगे कि पारसनाथ राय जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पारसनाथ राय ने आखिर ये बयान क्यों दिया। उन्होंने क्यों कहा कि नंदवंश का नाश होना है? ऐसा उन्होंने क्यों कहा जब उनके समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नंदवंशी उन्हें कह लीजिए मोहन यादव आए हैं? जब भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया है, तो भला यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा? जब भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी ये कह रहा है कि हम नंदवंश का नाश करेंगे। मोहन यादव ने यह भी कहा कि हम गीता को मानने वाले हैं और हमारा प्रत्याशी गीता को मानने वाला ही होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण केवल यादव समाज के ही नहीं, पूरे देश के आराध्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पूरे देश के आराध्य हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को सभी मानते हैं, तो फिर इसमें समस्या क्या है?
जब आप गीता को मानते हैं तो पारसनाथ राय ने क्यों नंदवंश का नाश करने की बात कही? क्या वो गीता को नहीं मानते? अगर वो गीता को नहीं मानते हैं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि गीता को मानने वाले को ही हम प्रत्याशी बनाएंगे? नंदवंश का नाश करने की बात कहने से पहले क्या पारसनाथ राय ने यह नहीं सोचा कि हम गीता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? बात केवल यादव समाज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को भी मैदान में लाया ताकि ब्राह्मण वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो सके। इसलिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी भेजा गया। सवाल यह है कि अफजाल अंसारी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब और कितने योद्धाओं को मैदान में उतारेगी? क्या अफजाल अंसारी का नाम इतना बड़ा हो गया है, कद इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में उतारना पड़ रहा है ताकि वोट बैंक को अपनी तरफ लिया जा सके? क्या वाकई में गाजीपुर का जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है? हमने अपने पहले रिपोर्ट में भी बताया है कि गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव जब जब हुआ है वहां विशेष परिस्थितियों में ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। जैसे आप 2014 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शिवकन्या कुशवाहा को टिकट दिया था, तो वहीं कौमी एकता दल ने डीपी यादव को मैदान में उतार दिया था। तो वहीं यदि बात हम बहुजन समाज पार्टी की करें तो उन्होंने कैलाश यादव को मैदान में उतार दिया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज सिन्हा मैदान में थे। अब परिणामों पर नजर डाल लीजिए। 2014 के शिवकन्या कुशवाहा दूसरे नंबर पर हैं। डीपी यादव को भी अच्छे खासे वोट मिले और बसपा के कैलाश यादव को भी वोट मिले। मनोज सिन्हा की जीत महज 20 से 30 हजार के अंतर से होती है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी 2014 में जब मोदी लहर था। 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। विधानसभा चुनाव पे अगर नजर डालें 2022 की तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। आज 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जरूर हैं, ओम प्रकाश राजभर की 2 सीटें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहां हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमें पसंद करते हैं, हमारी रिपोर्ट्स को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। हम उन पत्रकारों में से नहीं हैं जो आर्थिक लाभ के लिए पत्रकारिता के पेशे से छेड़छाड़ करें। हमने हमेशा कोशिश की है निष्पक्ष पत्रकारिता करने की, सच्ची खबर आप तक पहुंचाने की। यदि हमारी खबरें आपको अच्छी लगती हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।